दोस्तों, आज मैं फिर से एक और बार आपके लिए एक साइंस फिक्शन मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ जिसका नाम है एंटीमैटर। अगर आपने ये मूवी देखी है और अगर आपको लगता है कि आप इसे पूरी तरह समझ गए तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपने इस मूवी को एज अ सस्पेंस मूवी के तौर पे समझा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप इस मूवी को समझ ही नहीं सकते जब तक कि आपका साइंस बैकग्राउंड ना हो। लेकिन आप फिक्र ना करें क्योंकि मैं आपको इस मूवी का सबसे सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कर सकते हो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। खैर, अब समय को बिना गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट को जानना आवश्यक रहेगा ताकि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन बोरिंग ना लगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एंटी मैटर होता क्या है। आपने पॉजिट्रॉन के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। लेकिन ये पॉजिट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्यों होता है? तो इसका जवाब है कि पॉजिट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन के जितना ही मास और इलेक्ट्रॉन के जितना ही चार्ज होता है। लेकिन पॉजिट्रॉन का मास और चार्ज दोनों पॉजिटिव होते हैं तो वहीं इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव। जब ये दोनों पार्टिकल आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और एनर्जी जनरेट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एंटी मैटर का मैटर के जितना ही मास होगा और उसके ही जितना चार्ज, लेकिन ऑपोजिट होगा। यानी कि अगर आपका मास 10 kg है तो आपके एंटी मैटर का मास -10 kg होगा तथा आपका चार्ज का ठीक उल्टा होगा। जब आपका एंटी मैटर का रूप आपके संपर्क में आएगा तो आप दोनों अनहाइलेट हो जाएंगे या कहे कि नष्ट हो जाएंगे और वहां पे एनर्जी जनरेट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको एंटी मैटर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। एना एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन को लेके एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। दरअसल वो खुद के बनाए हाइपोथेसिस पे टेस्ट कर रही होती है और इस चीज में उसका मेट नेथन भी उसकी मदद करता है। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इनका इलेक्ट्रॉन को लेके एक्सपेरिमेंट कामयाब तो हो चुका है, लेकिन दोनों इस बात से परेशान है कि एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन गायब तो हो जा रहा है, लेकिन वो कहाँ टेलीपोर्ट हो रहा है या कहाँ जा रहा है इसका इन्हें कुछ भी पता नहीं होता। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही गायब नहीं हो सकता, अगर वो गायब हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। नेथन एना को सजेस्ट करता है कि उसे एटम पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, जिसके बाद जब एना एटम के लिए एक्सपेरिमेंट सेटअप तैयार करती है तो लो कंप्यूटेशन की वजह से वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दरअसल इन्हें इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि ये क्वांटम लेवल पर हर एक छोटी से छोटी चीज को नोटिस कर पाए। इसके बाद नेथन कुछ और कंप्यूटर्स को एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार करता है, लेकिन फिर भी वो इनफ नहीं होते। इन्हें कंप्यूटेशन के लिए बहुत सारे कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि इन्हें क्वांटम लेवल तक एनालाइज करके दे। साथ ही साथ ये जो कुछ ऑब्जेक्ट भी गायब करे उसे ट्रेस करने के लिए इन्हें कंप्यूटर सिस्टम्स चाहिए होते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें बहुत सारा फंड भी चाहिए होगा जो कि इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। नेथन और एना लिज नाम की एक लड़की से मदद की मांग करते हैं। लिज इन दोनों को प्लान बताती है कि वो इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली टेस्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी के सर्वर्स को हैक करेंगे, जिसके बाद ये एक्सपेरिमेंट को सफल बना सकते हैं। और अगर एक बार इनका एक्सपेरिमेंट काम कर गया तो फिर इन्हें इन्वेस्टर से फंड मिल ही जाएगा। ऑल्दो सर्वर्स को हैक करना इलीगल होता है, लेकिन इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। इसके बाद लिज की मदद से ये सारे यूनिवर्सिटी के सर्वर्स को हैक कर लेते हैं, जिसके बाद ये अपना एक्सपेरिमेंट तैयार करते हैं और इनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी रहता है। जिसके बाद वे बड़ी चीजों पे अपना टेस्ट करते हैं। एना सबसे पहले एक मेटल के एक छोटे से टुकड़े के साथ एक्सपेरिमेंट करती है और जब वो अपना एल्गोरिदम रन करती है तो वो मेटल का छोटा सा टुकड़ा सच में ही गायब हो जाता है। जिसके बाद एना अपना एक्सपेरिमेंट कांच की बॉल्स, मार्बल की बॉल्स और प्लास्टिक पे भी करती है और इनका ये एक्सपेरिमेंट सब चीजों पे सक्सेसफुल रहता है। यहाँ तक अब एल्गोरिदम में थोड़ा चेंज करने की वजह से और हाई कंप्यूटेशन की वजह से ये गायब हुए ऑब्जेक्ट को भी ट्रेस कर ले रहे हैं, और वो भी अपने मन मुताबिक। यानी कि हम लाइट की स्पीड से भी फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं, वो भी बिना साइंस के रूल ब्रेक हुए, जो कि इनके और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सोचो, हम अर्थ से टेलीपोर्टेशन के जरिए चांद तक महज कुछ मिली सेकेंड्स में ही पहुंच सकते हैं। और इस बात से ये तीनों बहुत खुश होते हैं और रात को अपनी इस सक्सेस पे पार्टी रखते हैं। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ स्टूडेंट्स एनिमल टेस्टिंग को लेके प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उनका ये मानना होता है कि साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एनिमल्स को यूज ना करे। लेकिन दूसरे दिन ये तीनों यानी लिज, एना और नेथन लिविंग थिंग्स पे भी अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये तीनों एक कीड़े, चूहे और एक बिल्ली पे अपना एक्सपेरिमेंट तैयार करते हैं और उनका ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल रहता है।
यानी कि ये लिविंग थिंग्स को भी एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकते हैं। और जब ये उन लिविंग थिंग्स के बिहेवियर और उनका डीएनए का टेस्ट करते हैं तो इन्हें कोई भी चेंज नहीं आता। और इस बात से ये तीनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। सोचो अगर आप एक झटके में टेलीपोर्टेशन के जरिए चांद से टाइटेनियम 3 ला सकते हैं, साथ ही इसका यूज हम वॉर के टाइम प्रतिद्वंदी को मात देने में कर सकते हैं। यानी कि आसान भाषा में समझा जाए तो इन्होंने लैब के अंदर वर्म होल क्रिएट कर दिया है। अपने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने के लिए इन्हें अब फंड की जरूरत होती है, इसीलिए नेथन अपने फादर और लिज अपनी दादी से कुछ पैसों का इंतजाम करते हैं। लेकिन तभी इन्हें बड़ा झटका लगता है जब इनको ये पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने यूनिवर्सिटी के सारे सर्वर्स को बंद करने का ऑर्डर दिया है। यानी कि इसमें इनका सारा का सारा डिस्कवरी चौपट होने वाला है और 24 घंटे के अंदर इनके सारे हैक्ड सर्वर बंद हो जाएंगे। इनके पास अब कुछ ही घंटों का टाइम होता है उस एक्सपेरिमेंट को बड़े लेवल पे टेस्ट करने के लिए, यानी कि इंसानों पे टेस्ट करने के लिए। और अगर सर्वर्स बंद होने से पहले इन्होंने ये सक्सेसफुली कर दिया तो फिर ये बच सकते हैं और साथ ही साथ इनका बड़ा नाम भी होगा। तो अगले दिन ये इंसान को टेलीपोर्ट करने के लिए एल्गोरिदम रन करने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि ये सारा प्रोजेक्ट एना का होता है तो वो टेलीपोर्ट या वॉर्म होल के अंदर जाने का डिसाइड करती है, जिसके बाद नेथन उसे किस करता है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन कभी भी एक दूसरे को अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन अब की बार नेथन एना को किस कर अपना प्यार जता देता है, जिसके बाद लिज एल्गोरिदम रन करती है और एना भी गायब हो जाती है। लेकिन तभी सीन ब्लैंक हो जाता है और हमें चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद यह सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में एना को बेड पे दिखाया जाता है जो कि अभी सो के उठ रही है। उठने के बाद वो यूनिवर्सिटी के लिए जाती है जहां उसे लैब में लिज और नेथन मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि कंप्यूटेशन की कमी की वजह से उन्हें ये एक्सपेरिमेंट यहीं पे रोकना पड़ रहा है और अब वो फिर से दोबारा एटम के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि एटम के ऊपर एना ने अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल टेस्ट किया था। यहाँ तक लिविंग थिंग्स में भी उसने अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली टेस्ट किया था। लेकिन सरप्राइजिंगली एना को टेस्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वो लैब से बाहर आ जाती है। वहीं बाहर अभी भी वही प्रोटेस्टर्स खड़े होते हैं जो कि एनिमल टेस्टिंग को लेके विरोध कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक प्रोटेस्टर जेम्स उसे एनिमल्स पे टेस्टिंग ना करने को कहता है, जिसके जवाब में एना उसे कहती है कि उसने कभी भी एनिमल को टेस्टिंग के लिए यूज नहीं किया। इसके बाद जब एना अपनी माँ को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ घर शिफ्ट कर रही होती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि वो उसकी बचपन की फोटो का क्या करे, तो फिर एना अपनी सारी बचपन की फोटो फेंकने के लिए कहती है। और ये सुन उसकी माँ को धक्का लगता है क्योंकि एना अपनी बचपन की फोटो संभाल के रखती थी। बाद में जब एना अपने घर आती है तो उसका रूम बिखरा हुआ रहता है, मानो कि कोई उसके रूम में चोरी करके गया हो। तभी वो एक मंकी मास्क वाले इंसान को देखती है जो कि उसका सामान लेके भाग रहा होता है। एना उसका पीछा भी करती है तो वहीं वो मंकी मास्क वाला इंसान एना को देख यहाँ से भागने लगता है। एना भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है लेकिन वो मंकी मास्क वाला इंसान उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, जिससे एना बेहोश हो जाती है। जब कुछ देर बाद एना को होश आता है तो वो सीधे अपने मॉम को कॉल करती है और सारी आप बीती सुनाती है। उसकी मॉम उसे पुलिस बुलाने के लिए सजेस्ट करती है, जिसके बाद एना यही करती है लेकिन कोई भी पुलिस वाला उसके घर पे नहीं आता। बाद में एना जब लैब जाती है तो वो नेथन को अपनी सारी आप बीती सुनाती है कि कैसे उसके घर पे रॉबरी हुई, जिसमें उसके रिसर्च पेपर भी थे। लेकिन सरप्राइजिंगली नेथन उसकी बातों को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता और उसे कहता है कि वो आराम करे और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। यहाँ पे नेथन के बिहेवियर में हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है, या फिर ये कहें कि एना के बिहेवियर में ही दिक्कत है। खैर नेथन का बिहेवियर देख एना काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। यहाँ तक लिज भी उसकी बातों का कोई खास रिस्पॉन्स नहीं करती। एना नेथन को कहती है कि एक्सपेरिमेंट के बाद उसके साथ कुछ गलत हुआ है क्योंकि उसे कोई भी चीज याद नहीं रहती। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी दूसरे दिन यूनिवर्सिटी की तरफ से इन सबको नोटिस आता है जो कि बेसिकली सर्वर हैकिंग के बारे में होता है, जिसमें यूनिवर्सिटी अब सारे हैकर्स की छानबीन करेगी। और ये नोटिस पढ़ने के बाद ये तीनों काफी घबरा जाते हैं क्योंकि साइबर हैकिंग की सजा जेल तक भी हो सकती है। एना अब सब कुछ भूलती जा रही है, इसीलिए वो अपने पास एक डायरी रख लेती है ताकि वो अपनी चीजों को उस पे लिख के याद रख पाए। दूसरे दिन जब एना को कुछ भी ठीक नहीं लगता तो वो लैब में अपना ब्लड सैंपल कलेक्ट करती है डॉक्टर को बताने के लिए। लेकिन जब वो उस सैंपल को स्टोर रूम में स्टोर करने के लिए जा रही होती है तो वो देखती है कि स्टोर रूम में लॉक लगा होता है। ये देख एना को इन दोनों पे शक होने लगता है क्योंकि आज तक कभी भी स्टोर रूम के दरवाजे पे लॉक नहीं लगा था। एना उनसे कहती है कि वो दोनों उससे क्या छिपा रहे हैं, जिसपे नेथन उसे शांत रहने को कहता है और उससे उसके ब्लड सैंपल भी ले लेता है।
नेथन एना को कहता है कि वो उसके ब्लड सैंपल डॉक्टर तक पहुंचा देगा और उसकी रिपोर्ट भी वही ले आएगा। जिसके बाद एना जब बाहर आती है तो वो देखती है कि प्रोटेस्टर्स अभी भी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होते हैं और अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वहीं अंदर दिखाया जाता है कि नेथन एना के बाहर जाते ही सारे सैंपल पेपर्स डस्टबिन में डाल देता है। बाहर एना एक मंकी मास्क वाले इंसान को देखती है और उसे लगता है कि यही वो है जिसने उसका सामान चुराया था। लेकिन फिर वो देखती है कि मंकी मास्क यहाँ पे कई लोगों ने लगाया होता है। वहीं उन्हीं प्रोटेस्टर्स में से एक इंसान जिसका नाम जेम्स होता है एना को एनिमल टेस्टिंग के लिए वार्न करता है। लेकिन एना कहती है कि वो एनिमल्स को लेके कोई भी टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर उसे इल्यूजन आता है कि वो मंकी मास्क वाला और कोई नहीं बल्कि जेम्स ही था। लेकिन फिर उसका इल्यूजन खत्म हो जाता है। एना अब काफी डिप्रेस्ड हो जाती है और रात को वो यूनिवर्सिटी में इलीगल तरीके से घुस जाती है ये देखने के लिए कि आखिर उस स्टोर रूम को लॉक क्यों किया हुआ। वो पीछे से चढ़ उस स्टोर रूम तक पहुंच जाती है जो कि लॉक था। एना वहां पे अपना वेट मशीन भी देखती है जिससे वो शॉक हो जाती है कि आखिर उसकी वेट मशीन यहाँ पे कैसे आई। तभी उसे नेथन का कॉल आता है जो उसे डिनर के लिए मिलने को कहता है, जिसके लिए एना भी मान जाती है। दरअसल एना जो कुछ भी करती है वो सब नेथन को पता लग जाता है और नेथन को अभी ये भी पता है कि एना इलीगल तरीके से यूनिवर्सिटी में घुस चुकी है और वो उस स्टोर रूम तक पहुंच चुकी है। और यही रीजन है कि उसे नेथन का कॉल आता है और वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। लेकिन एना के बारे में नेथन को कैसे पता लग जाता है ये हम आगे जानेंगे। अब दिखाया जाता है कि एना जब नेथन के साथ डिनर टेबल पे होती है तो वो काफी कंफ्यूज लग रही होती है। वो नेथन से पूछती है कि उसके साथ एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हुआ। लेकिन नेथन उसकी बात यह कह के टाल देता है कि उसे आराम की जरूरत है और उसने उसके ब्लड सैंपल डॉक्टर को दे दिए थे और कुछ ही घंटों में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। वहीं एना उसे अपनी मेमोरी लॉस के बारे में बताती है। लेकिन नेथन एक बार फिर उसकी यह बात यह कह के टाल देता है कि ये सब उसके गिरने की वजह से हुआ है। लेकिन एना को लगता है कि एक्सपेरिमेंट में कुछ तो गलत हुआ जो कि नेथन उससे छुपा रहा है। नेथन उससे उसकी इन्वेस्टिगेशन बंद करने को कहता है क्योंकि पहले ही यूनिवर्सिटी में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो नेथन कहता है कि वो उस पे भरोसा करे और वो सब कुछ ठीक कर देगा। जिस पे एना कहती है कि अगर वो उसे किस करे तो वो उस पे भरोसा करेगी। लेकिन सरप्राइजिंगली नेथन किस नहीं करता। अब दूसरे दिन जब यूनिवर्सिटी में इन्वेस्टिगेशन चलती है तो इन्वेस्टिगेटर को एना पे शक होता है, इसलिए वो एक रूम में ले जाके उसे साइबर हैकिंग के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन एना उससे ये कहकर पल्ला छुड़ा देती है कि वो सिर्फ एक साइंटिस्ट है और वो हैकिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानती। और इसके बाद बीच इन्वेस्टिगेशन में एना बाहर आ जाती है। जिसके बाद एना अपनी लैब में जाती है और लिज और नेथन पे आरोप लगाती है कि उन्होंने उसका प्रोजेक्ट चुरा लिया है। लेकिन नेथन उसे समझाता है कि उसका प्रोजेक्ट चोरी नहीं हुआ बल्कि उसका प्रोजेक्ट उसके घर पे सेफ है। एना काफी डिप्रेस्ड हो जाती है कि आखिर उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। वो हर चीज भूल जाती है, उसे भूख भी नहीं लगती और साथ ही साथ उसके असिस्टेंट लिज और नेथन उसे ठीक तरह से ट्रीट भी नहीं करते। एना अपनी माँ को कॉल करती है तो उसकी माँ भी उसे अजीब तरह से बिहेव करती है। वो एना को बताती है कि उसने उन्हें बात करने के लिए एक कोड दिया था और जब तक एना उस कोड को ना बोले तब तक वो एना से बात ना करे। लेकिन एना को ये सुन काफी अजीब लगता है कि भला कोई कैसे अपनी माँ से बात करने के लिए कोड रख सकता है। लेकिन फिर इसके बाद एना की मॉम उसका कॉल बीच में ही काट देती है। अब एना को लगता है कि शायद एक्सपेरिमेंट के बाद उसका ब्रेन डैमेज हुआ है जिससे वो कुछ भी याद नहीं रख पा रही है। साथ ही साथ उसे लगता है कि एक्सपेरिमेंट के बाद उसकी सोल पीछे छूट गई है। इसके बाद एना लाइब्रेरी में जाती है और ब्रेन से रिलेटेड बुक्स पढ़ने लगती है। उसी लाइब्रेरी में एना को एक न्यूरोलॉजिस्ट मिलती है। एना काफी कंफ्यूज उससे पूछती है कि क्या ब्रेन की मेमोरीज का कोई वेट होता है, जिस पे वो न्यूरोलॉजिस्ट उसे बताती है कि हमारी ब्रेन की मेमोरीज का कोई भी वेट नहीं होता, ये बस एक इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह काम करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चार्ज बैटरी और एक अनचार्ज बैटरी का वेट सेम होता है। इसके बाद लिज काफी कंफ्यूज लैब के लिए जा रही होती है तो तभी उसे नेथन का कॉल आता है, जहां नेथन उसे लैब में आने के लिए कहता है क्योंकि उसी रास्ते में नेथन का घर पड़ता है और नेथन को अच्छी तरह पता है कि अब एना उसके घर को इन्वेस्टिगेट करने वाली है। इसीलिए वो एना को लैब ना आने और घर पर ही आराम करने के लिए कहता है। लेकिन एना नेथन का कहना ना मान उसके घर को इन्वेस्टिगेट करने लगती है, जहाँ उसे इल्यूजन आता है कि लिज और नेथन दोनों आपस में फिजिकल रिलेशनशिप में है। जब वो नेथन के लैपटॉप में वही वीडियो प्ले करती है जो कि एक्सपेरिमेंट के टाइम रिकॉर्ड की गई थी तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है और जब वो उस वीडियो को मैक्सिमम FPS पे रन करती है तो अब वो देखती है कि एक फ्रेम में दो एना नजर आ रही हैं
और यही सीन इस मूवी का क्लाइमेक्स है। एना काफी डर जाती है क्योंकि उसे अब पता चल जाता है कि उसकी ये हालत उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई है। और अब उसे ये भी पता है कि वही एकमात्र एना नहीं है, बल्कि उसका दूसरा रूप भी कहीं ना कहीं मौजूद है। अब तक नेथन भी यहाँ पे पहुंच जाता है तो एना ड्रॉअर में से एक गन निकाल नेथन पे पॉइंट कर देती है और उसे एक्सपेरिमेंट के बाद का वाकया पूछती है। नेथन उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन एना के हाथ से गलती से ट्रिगर दब जाता है, जिससे नेथन घायल हो जाता है। बाद में नेथन और लिज के जरिए हमें क्लाइमेक्स रिवील होता है, जहाँ वो दोनों एना को बताते हैं कि वो असली एना है ही नहीं, बल्कि वो एना की सिर्फ एक लाइट है जो कि एक्सपेरिमेंट के बाद बनी थी। इसके बाद एना उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि वही असली एना है। उसे सब कुछ फील होता है, उसको दर्द महसूस होता है, वो सोच सकती है और वो चल फिर भी सकती है, तो फिर वो असली एना क्यों नहीं हो सकती है। जिसके बाद नेथन और लिज के कहने पे यहाँ पे असली एना आ जाती है, जो कि अपने ही दूसरे रूप यानी कि एनालाइट को कहती है कि वो उसकी सिर्फ एक लाइट है, इसीलिए उसका कोई भी वेट नहीं है, यहाँ तक कि उसे भूख भी नहीं लगती। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो असली एना है ही नहीं, वो सिर्फ एना की एक लाइट है। एनालाइट को पहले तो इस बात पे यकीन नहीं होता, लेकिन जो कुछ भी एना मैटर या एना वेट ने उसे कहा वो सब कुछ उसके साथ घट रहा होता है, तो उसे इस बात पे यकीन हो जाता है। लेकिन इसके बाद लिज और नेथन एनालाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर वो आगे उनके लिए खतरा पैदा हो सकती है। एनालाइट उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है कि वो उसे डिस्ट्रॉय ना करे, लेकिन एना मैटर उसे समझाती है कि डिस्ट्रॉय उसे ही किया जा सकता है जिसका कभी कोई अस्तित्व रहा हो, उसका कभी अस्तित्व था ही नहीं। जिसके बाद एनालाइट वापस से वार्म होल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जाने से पहले वो अपनी मॉम को कॉल करती है और उनसे अपने प्यार का इजहार करती है। बाद में एनालाइट वार्म होल में जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इस बार भी उसका टेलीपोर्टेशन कहीं और जरूर होगा। मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि एना को सक्सेसफुली गायब कर दिया जाता है और ये तीनों इसके बाद बाहर खाना खाने के लिए निकल जाते हैं और यहीं पे इस कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, ये रही इस मूवी की पूरी कहानी, जिस तरह से आपने इसे देखा और समझा। लेकिन अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो कि है कि एना के दो रूप कैसे बने और मूवी के अंत में एनालाइट का क्या हुआ। दरअसल जब एना अपना एक्सपेरिमेंट खुद पे कर रही होती है तो वो वार्म होल के थ्रू दूसरी जगह टेलीपोर्ट तो हो जाती है, लेकिन यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। देखा जाए तो ये सब वार्म होल की वजह से ही हुआ, इसीलिए पहले हम वार्म होल के बारे में जान लेते हैं कि वार्म होल आखिर काम कैसे करता है। आपको वार्म होल की ये बात तो पता है कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का एक शॉर्टकट रास्ता होता है, तो इसके अंदर का ऑब्जेक्ट भी शॉर्टकट वे में ट्रेवल करेगा, यानी कि हम वार्म होल के थ्रू एक छोर से दूसरे छोर तक लाइट की स्पीड से पहले भी जा सकते हैं, और वो भी बिना साइंस के रूल ब्रेक हुए। तो जब लीना वार्म होल में एंटर करती है तो तभी उनकी लो कंप्यूटेशन की वजह से उनके सारे सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लेकिन तब तक एना मैटर यानी कि एना का वेट तो जल्दी से ट्रेवल कर लेता है, लेकिन वहीं एना की लाइट पीछे छूट जाती है। आसान भाषा में समझे तो एना एक मैटर की तरह शॉर्टकट रास्ते से सही जगह पे तो लैंड हो जाती है, लेकिन उसकी लाइट की स्पीड थोड़ी धीमी होती है। तो जब तक एना की लाइट भी अपनी जगह पे पहुंचे तब तक लो कंप्यूटेशन की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और एना की लाइट पीछे ही छूट जाती है। इसके बाद ही एना लाइट का निर्माण हुआ था। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि वो एना लाइट को अपनी सुरक्षा के लिए दोबारा वार्म होल में तो भेज देते हैं, लेकिन क्या एना लाइट का सच में अंत हो जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। एनालाइट अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है, क्योंकि साइंस के रूल के अनुसार एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन एनर्जी को चेंज जरूर किया जा सकता है, क्योंकि लाइट भी एक तरह की काइनेटिक एनर्जी है, तो एनालाइट बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। और इस बात का कंफर्मेशन हमें मूवी के अंत में भी देखने को मिलता है, जब हम देखते हैं कि टेबल पे रखे ब्लड सैंपल में एक इंसान की परछाई नजर आती है, जो कि डेफिनेटली इस बात का प्रूफ है कि एनालाइट अब एना मैटर का रिफ्लेक्शन है, या फिर ये कहें कि एनालाइट अब एंटी मैटर बन चुकी है। मूवी के लास्ट सीन में हम एना के बर्ताव को लेके भी शॉक होते हैं, क्योंकि रियल एना कभी भी इस तरह से बिहेव नहीं करती थी, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि एना मैटर के पास इमोशंस है ही नहीं, क्योंकि उसके सारे इमोशंस एनालाइट के पास मौजूद थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो एना मैटर और एनालाइट दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, और यही है इस मूवी का मेन क्लाइमेक्स, जो कि मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कर सकते हो।